अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एंडोमेट्रियोसिस। इसकी हम नाइस गाइडलाइन करेंगे जो कि अपडेट हुई थी 2024 में, और उसके बाद हम दो टॉक आर्टिकल करेंगे। ठीक है, दोनों को कंपाइल करके एक ही प्रेजेंटेशन है। सबसे पहले एंडोमेट्रियोसिस है क्या? जब आपको एंडोमेट्रियल ग्लैंड और स्टोमा आउटसाइड यूट्राइन कैविटी मिलें तब आप उसे कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। प्रेजेंटेशन किस तरह से होती है? अगर इनमें से कोई एक सिम्टम या एक से ज़्यादा हो तो आप एंडोमेट्रियोसिस सस्पेक्ट कर सकते हैं। या तो पेशेंट को क्रोनिक पेल्विक पेन होगा 6 मंथ और मोर देन 6 मंथ, डिस्मेनोरिया की कंप्लेन होगी, ठीक है, पेन ड्यूरिंग द मेंसेस, डीप डिस्पैरियूनिया होगा, साइक्लिक बाउल और ब्लैडर सिम्टम्स होंगे। इट मीन्स कि जब भी पेशेंट को मेंसेस होंगे तो उसके दौरान पेशेंट को ब्लैडर सिम्टम्स भी होंगे और बाउल सिम्टम्स भी होंगे, दैट इज़ द साइक्लिक बाउल एंड ब्लैडर सिम्टम। और सब फर्टिलिटी भी हो सकती है। तो सबसे पहले आप पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, उसके बाद एब्डोमेन और पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे, देन फिर आपने ट्रांसवेजाइनल स्कैन करना होता है। अगर आपकी एग्जामिनेशन और आपकी इमेजिंग नॉर्मल आती है बट पेशेंट सिम्टोमेटिक है तो फिर आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते कि उसको एंडोमेट्रियोसिस नहीं है। CA-125 को आप यूज़ नहीं करते फॉर द डायग्नोसिस। अच्छा, एंडोमेट्रियोसिस अब दो टाइप के होते हैं, एक तो माइल्ड और मॉडरेट हो सकता है और डीप और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो जो माइल्ड और मॉडरेट केसेस हैं ना, उनको फिर आपने गायनेकोलॉजिकल सर्विस में मैनेज करना है। आप करते क्या हैं, एग्जामिनेशन करते हैं और उसके बाद फिर आपने अगर आपकी जो इमेजिंग है वो नॉर्मल आ रही है फिर भी पेशेंट सिम्टोमेटिक है तो फिर आप डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी करेंगे। आपने सिस्टमिक पेल्विक इंस्पेक्शन करनी होती है और जहाँ जहाँ पे भी आपको सस्पेक्टेड लीजन्स मिल रहे हैं ना, तो वहाँ से आपने बायोप्सी लेनी है। ठीक है, और अगर आपको अल्ट्रासाउंड पे डीप एंडोमेट्रियोसिस मिलता है तो फिर आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज़ दी MRI। ठीक है, जब आपका बाउल, ब्लैडर और यूरेटर इन्वॉल्व हों तो आप MRI करते हैं टू सी दी एक्सटेंट ऑफ डिजीज़। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर आप करते क्या हैं कि आप स्कोरिंग करते हैं। तो स्कोरिंग भी आप 3 तरह से करते हैं। अगर फर्टिलिटी पेशेंट का कंसर्न है तो फिर आप एंडोमेट्रियोसिस फर्टिलिटी इंडेक्स देखते हैं, दैट इज़ बेस्ट फॉर द फर्टिलिटी प्रोग्नोसिस। इंसियन आप करते हैं डीप एंडोमेट्रियोसिस के लिए। ठीक है, और जो रेज़म है उसको आप करते हैं सुपरफिशियल एंडोमेट्रियोसिस के लिए। तो आपकी जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है सिम्टम्स पे और पेशेंट की प्रेफरेंस पे। ठीक है, अगर उसकी फर्टिलिटी की प्रायोरिटी है तो फिर आपकी मैनेजमेंट ऑप्शन चेंज होंगे, और अगर प्रायोरिटी पेन है तो फिर मैनेजमेंट ऑप्शन चेंज होंगे। तो अगर पेन मैनेजमेंट आपसे पूछें तो सबसे पहले आपकी जो फर्स्ट लाइन है दैट इज़ दी फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट आप देते हैं पेशेंट को, जिसमें आप पैरासीटामोल या NSAID दे सकते हैं, 3 मंथ के लिए देखते हैं। अगर इफ़ेक्टिव है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर आप हार्मोनल ट्रीटमेंट देंगे पेशेंट को, जिसमें आप उसको OCPs दे सकते हैं, प्रोजेस्टेरोन दे सकते हैं, और अगर ये भी फेल हो जाए तो फिर आप सर्जरी करते हैं। पेन मैनेजमेंट के लिए जो सर्जिकल ऑप्शन है दैट इज़ दी सिस्टेक्टमी। उसमें होता क्या है कि रिकरेंस रेट बिल्कुल कम है एज़ कम्पेयर टू दी अदर सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन। अच्छा, अगर इससे भी पेन रिलीफ ना होना तो फिर आप MDT टीम के पास इसको भेजते हैं, जो फिर इसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट करते हैं और न्यूरोपैथिक पेन मैनेजमेंट ऑप्शन देते हैं। ओके, और एंड रिजोर्ट्स में आप हिस्टेक्टमी करते हैं जब सारे ही ऑप्शन आपके पास फेल हो जाए। अगर कंसर्न फर्टिलिटी का है तो सबसे पहले तो आप असेसमेंट करते हैं कपल की, जिसमें फिर आपने पेशेंट के ओव्यूलेटरी फंक्शन देखने होते हैं, मेल का आपने सीमेन एनालिसिस करना होता है, आप ट्यूबल फंक्शन देखते हैं। ओके, और आप ओवेरियन रिजर्वायर देखते हैं। उसके बाद फिर आपने करना क्या होता है, फिर आप उसको ट्रीटमेंट ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें सिम्टम्स और साइंस क्या हो सकते हैं। अगर इनमें से एक भी आपको सिम्टम्स मिलता है तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस है। क्रोनिक पेल्विक पेन दैट इज़ मोर देन 6 मंथ, डिस्मेनोरिया दैट अफेक्ट हर क्वालिटी ऑफ लाइफ, डीप डिस्पैरियूनिया, साइक्लिक GI और यूरिनरी सिम्टम्स, सब फर्टिलिटी, reduce organ mobility on examination, nodularity in posterior vaginal fornix। ठीक है,
तो अगर इनमें से आपको कोई एक सिम्टम्स या साइंस मिलते हैं तो फिर आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस है। तो फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आपने इन्वेस्टिगेशन में CA-125 नहीं करना, MRI भी आपने तब करना है जब डीप एंडोमेट्रियोसिस हो। सुपरफिशियल एंडोमेट्रियोसिस में MRI का कोई रोल नहीं है। अच्छा, फर्स्ट लाइन जो आपकी इमेजिंग है ना, दैट इज़ द ट्रांसवेजाइनल स्कैन। अगर आपकी एग्जामिनेशन नॉर्मल भी आती है ना, फिर भी अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है तो फिर आपने ट्रांसवेजाइनल स्कैन करना है। ट्रांसवेजाइनल स्कैन की हाई सेंसिटिविटी है फॉर डिटेक्टिंग द एंडोमेट्रियोमास एंड डीप डिजीज़, बट इसकी लेस सेंसिटिविटी है सुपरफिशियल पेरिटोनियल डिजीज़ को डिटेक्ट करने में। ठीक है, अगर ट्रांसवेजाइनल स्कैन इनअप्रोप्रिएट है या पेशेंट अवॉइड कर रही है तो फिर आप ट्रांसएब्डोमिनल भी कर सकते हैं। MRI आप सिर्फ तब करते हैं जब डीप डिजीज़ हो, जब एंडोमेट्रियोसिस बाउल, ब्लैडर या यूरेटर को इन्वॉल्व करे ना, तब आप MRI करते हैं। इसकी सेंसिटिविटी हाई है और स्पेसिफिसिटी भी हाई है अगर डीप एंडोमेट्रियोसिस है तो। ठीक है, सुपरफिशियल एंडोमेट्रियल डिजीज़ में इसको यूज़ नहीं किया जाता। आप सिर्फ तब ही करते हैं जब डीप एंडोमेट्रियोसिस आपको डिटेक्ट हो ट्रांसवेजाइनल स्कैन पे। जो गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट है दैट इज़ दी लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी भी आप तब करते हैं जब आपकी इमेजिंग नॉर्मल है और पेशेंट सस्पेक्टेड हो, कि आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस है। ठीक है, पेशेंट को सिम्टम्स हैं बट इमेजिंग नॉर्मल आ रही है, तो फिर आप अपने डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी करते हैं, जिसमें आपने पूरा पेल्विस की इंस्पेक्शन करनी होती है और जहाँ जहाँ पे भी आपको लीजन्स मिले वहाँ पे आपने बायोप्सी लेनी होती है। ठीक है, बट अगर आपकी इमेजिंग पे ही डिटेक्ट हो जाता है, एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोसिस हो जाता है, तो फिर आप लेप्रोस्कोपी नहीं करेंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं लेप्रोस्कोपी 1 in 200 कॉम्प्लिकेशंस रेट। अच्छा, सबसे पहले तो पेशेंट आपकी कम्युनिटी में आती है। ठीक है, GP के पास आती है तो वो उसको इनिशियल मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। आप उसे एनाल्जेसिया दे सकते हैं, उसके बाद अगर नहीं हो रही चाहिए तो फिर हार्मोनल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, और अगर फिर भी पेशेंट को बार बार सिम्टम्स हैं या सीवियर सिम्टम्स हैं, परसिस्टेंट सिम्टम्स हैं, रिकरेंट सिम्टम्स हैं, पेल्विक साइंस हैं पेशेंट को, तो फिर आप पेशेंट को रेफ़र कर दें गायनेकोलॉजिकल सर्विसेज के पास। ठीक है, और अगर पेशेंट को डीप एंडोमेट्रियोसिस है, मतलब बाउल, ब्लैडर और यूरेटर इन्वॉल्व है या एक्स्ट्रा पेल्विक डिजीज़ है, तो फिर आप स्पेशलिस्ट सेंटर के पास उसको रेफ़र करते हैं। डायग्नोसिस हमने डिस्कस किया, इसके सिम्टम्स और साइंस डिस्कस किए। अब हम आ जाते हैं कि हमने इसको ट्रीट किस तरह से करना है। तो उसके ट्रीटमेंट के ना 2 पाथवे हैं। एक तो अगर उसकी प्रायोरिटी है कि उसको पेन है, फर्टिलिटी की कोई डिज़ायर नहीं है, आपने जब भी पेन की मैनेजमेंट करनी है, आपने हर स्टेप पे आपने पेशेंट के साथ डिस्कस करना है कि उसको फर्टिलिटी की डिज़ायर तो नहीं है। ठीक है, अगर है तो फिर आपका जो मैनेजमेंट ऑप्शन है वो चेंज हो जाएंगे। तो अगर पेशेंट की प्रायोरिटी है कि पेन है उसको, तो फर्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए कि आपने उसको 3 मंथ के लिए पैरासीटामोल या हैंडसेट देना है। ठीक है, और अगर उसका पेन रिलीफ नहीं होता तो फिर आप OCPs दे दें या प्रोजेस्टेरोन दे दें। ठीक है, अच्छा, OCPs और नॉर्थस्टेरोन और डीपो भी आप दे सकते हैं, LNG-IUS भी दे सकते हैं, डायनोगेस्ट भी दे सकते हैं। बट उन पेशेंट्स में आप कंट्रासेप्टिव मेथड नहीं देते जो कंसीव करना चाह रही हैं। अगर ये भी इनफेक्टिव हो तो आपका जो थर्ड स्टेप है दैट इज़ दी सर्जरी। आप सिस्टेक्टमी कर दें, लेप्रोस्कोपिक एक्सीजन कर दें। ठीक है, अच्छा, अगर पेन में आपसे बेस्ट ऑप्शन पूछें कि सर्जरी क्या हो सकती है, एब्लेजन या एक्सीजन, तो एक्सीजन इज़ बेटर, क्योंकि इसमें जो रिकरेंस रेट है वो कम है। अगर पेशेंट की जो प्रायोरिटी है वो पेन मैनेजमेंट की है, तो फर्टिलिटी की हम बात नहीं कर रहे, अभी पेन की डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर डीप डिजीज़ है ना, तो पहले आप GnRH दे दें उसको 3 to 12 मंथ के लिए, और फिर उसके बाद आप सर्जरी करें। अच्छा, इन पेशेंट्स को ना आप अगर पोस्ट ऑप भी हार्मोनल अगर ट्रीटमेंट देंगे ना, तो जो बेनिफिट होगा सर्जरी का वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, ये भी अगर आपका ऑप्शन फेल गया, सर्जरी के बाद भी पेशेंट को पेन रिलीफ नहीं हो रहा,
तो फिर आप MDT टीम के पास भेजते हैं उसको, जिसमें फिर उसको न्यूरोपैथिक पेन मैनेजमेंट की ऑप्शन होगी और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। ओके, और ये भी अगर फेल हो गया तो फिर लास्ट रिजोर्ट्स पे आप हिस्टेक्टमी करते हैं। बेटर यही है कि आप लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी करें। हिस्टेक्टमी के साथ साथ आपने जो भी एंडोमेट्रियोटिक लीजन्स है ना, वो आपने एक्सरसाइज करने जो आपको विजिबल हो रहे हैं। और अगर आप ऊफ्रेक्टमी कर रहे हैं तो फिर आपने पेशेंट को उसके रिस्क और बेनिफिट बता देने हैं, और ऊफ्रेक्टमी करेंगे तो फिर आपने पेशेंट को पोस्ट ऑप HRT भी देनी है। ओके, उसको कंसीव करना है तो सबसे पहले तो आपने हिस्ट्री लेनी है, आपने ट्रांसवेजाइनल स्कैन करना है, ओवेरियन रिजर्वायर देखने के लिए आप एंटीमुलेरियन हार्मोन और एंट्रल फोलिकुलर काउंट देखते हैं, सीमेन एनालिसिस करते हैं, ट्यूबल असेसमेंट करते हैं, आप ओव्यूलेटरी फंक्शन देखते हैं और एंडोमेट्रियोसिस फर्टिलिटी इंडेक्स स्कोरिंग करते हैं, आप एज देखते हैं, ड्यूरेशन कितना है सब फर्टिलिटी का, पहले कोई सर्जरी की हिस्ट्री तो नहीं है, फिर उस हिसाब से आप पेशेंट को आके मैनेज करते हैं। ठीक है, तो अगर मिनिमल या माइल्ड डिजीज़ है, इट मीन्स कि जो उसका स्टेज है दैट इज़ दी 1 या 2 स्टेज है, तो उसमें आप लेप्रोस्कोपिक एक्सीजन या एब्लेशन कर सकते हैं। बट इनमें से भी अगर बेस्ट आपसे पूछे ना, अगर उसकी प्रायोरिटी फर्टिलिटी है तो फिर आप एब्लेशन करेंगे, क्योंकि माइल्ड और मिनिमल डिजीज़ में तो मिनिमल स्पॉट होते हैं ना, पेरिटोनियल स्पॉट्स होते हैं, तो फिर या तो एडिशंस होंगी, तो वो आप एब्लेशन से रिमूव कर सकते हैं। अगर दोनों को कंपेयर करें एक्सीजन और एब्लेशन को, तो एब्लेशन में प्रेगनेंसी रेट ज़्यादा इम्प्रूव होता है एज़ कम्पेयर टू दी एक्सीजन। अच्छा, उसके बाद फिर आप अगर ट्यूब पेटेंट हैं और सीमेन एनालिसिस भी अच्छा है उसका, और एज भी 40 ईयर से कम है, ओवेरियन रिजर्वायर भी अच्छा है, तो फिर आप मिनिमल और माइल्ड डिजीज़ में IUI विद ओवेरियन स्टिमुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमल और माइल्ड डिजीज़ में स्टेज 1 और 2 में IVF का इतना रोल नहीं है। ठीक है, तो माइल्ड और मॉडरेट डिजीज़ में आप IUI करेंगे, लेप्रोस्कोपिक एडियोलाइसिस या लेप्रोस्कोपिक एब्लेशंस करके, फिर उसके बाद आपने IUI करना है। ठीक है, IUI भी अगर आप स्टिमुलेशन के साथ करेंगे तो उसका लाइव बर्थ रेट ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू दी विदाउट स्टिमुलेशन। और अगर स्टेज 3 या 4 है, मॉडरेट या सीवियर डिजीज़ है, तो फिर सर्जरी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सर्जरी करने से फर्टिलिटी रेट इम्प्रूव नहीं होता, फिर आप डायरेक्ट IVF करें। ठीक है, अगर आप करेंगे भी ना, अगर डीप आपने एंडोमेट्रियोसिस एक्सीजन की, क्योंकि स्टेज 3 और 4 में डीप एंडोमेट्रियोसिस होता है, तो अगर आपने एक्सीजन की है डीप एंडोमेट्रियोसिस की, तो फिर भी जो कंसेप्शन रेट है दैट इज़ 24%। अगर आपने बाउल एक्सीजन की है और सेगमेंटल रिसेक्शन की है ना, फिर भी 20 to 50% तक कंसेप्शन रेट होता है। तो इस वजह से आप स्टेज 3 और 4 में सर्जरी नहीं करते जस्ट फॉर दी फर्टिलिटी। ओके, और ना ही मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं। तो स्टेज 3 और 4 में अगर पेशेंट की डिज़ायर है फर्टिलिटी के लिए, तो फिर आप IVF करेंगे, उसमें फर्टिलिटी के चांसेस, लाइव बर्थ रेट ज़्यादा बेटर है। ठीक है, पर अगर आपको मॉडरेट और सीवियर केसेस में आपको एग रिट्रीवल, एग कलेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, डिफ़िकल्टी हो रही है, तो फिर आप सर्जरी कर सकते हैं। अदरवाइज़ सिर्फ आप प्रेगनेंसी और लाइफ बर्थ रेट को इम्प्रूव करने के लिए करेंगे तो वो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अच्छा, अब आ जाते हैं हम एंडोमेट्रियोमा। एंडोमेट्रियोमा में आपने करना क्या है, अगर पेशेंट की कंसर्न फर्टिलिटी के लिए ना, तो अगर आप एंडोमेट्रियोमा में सिस्टेक्टमी करेंगे तो उससे होगा क्या, क्योंकि जब आप सिस्ट निकालते हैं ना तो थोड़ा सा ओवेरियन टिश्यू भी रिमूव हो जाता है, तो ओवेरियन रिजर्वायर रिड्यूस हो जाता है, 30% तक AMH रिड्यूस होता है। और मोस्टली तब जब बायलेटरल सिस्ट हो और सिस्ट की साइज़ 5 to 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, तो सिस्टेक्टमी के बाद प्री मेचर ओवेरियन इनसफिशिएंसी का रिस्क कितना होता है, 2.4% तक होता है अगर आप बायलेटरल सिस्टेक्टमी करते हैं। तो
तो एंडोमेट्रियोमा में आपके क्या क्या ऑप्शन आ जाते हैं? सर्जिकल ऑप्शन सिस्टेक्टमी भी आता है और 3 स्टेज एक्सीशन भी आप कर सकते हैं और स्क्लेरोथेरेपी भी आप करते हैं। ओके, तो अगर इन सब में से आपसे बेस्ट ऑप्शन पूछे ना तो स्क्लेरोथेरेपी है। उसमें आप करते क्या है कि आप लेप्रोस्कोपी या अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के थ्रू सिस्टिक फ्लूइड ड्रेन करते हैं, उसके बाद आप केमिकल एजेंट डाल देते हैं सिस्ट में, ठीक है, ताकि जो उसकी जो वाल्स हैं वो डैमेज हो जाएं। इससे ओवेरियन रिजर्वायर भी कम नहीं होता और रिकरेंस रेट भी इतना ज़्यादा नहीं होता। और सिस्टेक्टमी में बेनिफिट ये है कि रिकरेंस रेट रिड्यूस हो जाता है। ये मोस्टली अब तब करते हैं जब पेशेंट को पेन की कंप्लेन हो या सिस्ट की साइज ज़्यादा हो और मेलिग्नेंसी का रिस्क ज़्यादा हो, तब आप सिस्टेक्टमी करते हैं। अच्छा, सेकंड आपके पास जो ऑप्शन है दैट इज़ द 3 स्टेजेस एक्सीशन। इसमें आप करते क्या है कि पहले आप सिस्टिक फ्लूइड ड्रेन करते हैं, उसके बाद फिर आप पेशेंट को हार्मोनल ट्रीटमेंट पे रखते हैं फॉर 3 मंथ। आप उसको GnRH एगोनिस्ट देते हैं। जैसे ही सिस्ट की साइज़ श्रिंक हो जाएगी ना तो फिर आप इसको रिमूव करते हैं, ठीक है। तो ये भी आप तब करते हैं जब पेशेंट की रिपीट सर्जरी की हिस्ट्री हो, पहले उसकी हो चुकी है सर्जरी, और उसके अलावा अगर सिस्ट की साइज़ 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो तब आप करते हैं। तो जो सर्जिकल ऑप्शन में से अगर हम बेस्ट चूज़ करें तो फर्स्ट पे आपका स्क्लेरोथेरेपी आएगा, उसके बाद 3 स्टेज एक्सीशन, देन सिस्टेक्टमी। ओके, वजह से oocyte कलेक्ट करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है, बट एंडोमेट्रियोमा की वजह से लाइफ बर्थ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। तो अगर 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा एंडोमेट्रियोमा की साइज़ है तो फिर oocyte यील्ड पे इफ़ेक्ट हो सकता है। ओके, अब आपने ART ऑप्शन किस तरह से चूज़ करने हैं। अगर पेशेंट को माइल्ड और मिनिमल डिजीज़ है तो फिर आप IUI करेंगे, फैलोपियन ट्यूब पेटेंट हैं, सीमेन एनालिसिस एडिक्वेट है, और एज पेशेंट की 40 ईयर से कम है तो फिर आप IUI करेंगे। अगर 40 ईयर से ज़्यादा है तो फिर आप IVF करेंगे, क्योंकि 40 ईयर के बाद जो लाइफ बर्थ रेट है अगर आप IUI करेंगे तो वो है 4% तक। ओके, और अगर आप IUI कर रहे हैं ना तो फिर आप ओवेरियन स्टिमुलेशन के साथ करें। अच्छा, अगर आप IVF करेंगे, IVF आप तब करते हैं जब स्टेज 3 या स्टेज 4 हो, मॉडरेट टू सीवियर डिजीज़ में आप करते हैं IVF करते हैं, या एज पेशेंट की 40 ईयर से ज़्यादा हो तब आप IVF करते हैं। अच्छा, ओवेरियन रिजर्वायर को देखने के लिए इंटरफोलिकुलर काउंट ज़्यादा रिलायबल है एज़ कम्पेयर टू दी एंटीमुलेरियन हार्मोन, जिन पेशेंट्स में एंडोमेट्रियोमा है उनमें। अच्छा, जिनमें सीवियर एंडोमेट्रियोसिस है ना उनमें आप गोनाडोट्रोपिन की डोज डबल भी कर सकते हैं। IVF आप एंडोमेट्रियोटिक पेशेंट्स में अगर GnRH एगोनिस्ट प्रोटोकॉल के थ्रू करेंगे ना तो उसमें एडवांटेज ज़्यादा है, लाइफ बर्थ रेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी एंटागोनिस्टिक, ठीक है। फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन आप कब करते हैं? उन पेशेंट्स में करते हैं जिनमें बायलेटरल एंडोमेट्रियोमास हो या सीवियर एंडोमेट्रियोसिस हो, या जिन पेशेंट्स में ओवेरियन रिजर्वायर लो हो, स्टेज 3 या 4 डिजीज़ हो, या जिनमें आप बायलेटरल सिस्टेक्टमी करना चाह रहे हैं, क्योंकि बायलेटरल सिस्टेक्टमी के बाद प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी का रिस्क कितना है 2.4% तक है, या जिनमें पहले से सिस्टेक्टमी हो चुकी है। तो इन पेशेंट्स में आप सर्जरी से पहले फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन करते हैं। AMH प्री ऑपरेटिवली भी देखना है और पोस्ट ऑप भी आप देखते हैं। AMH से भी ज़्यादा रिलायबल एंडोमेट्रियोमास पेशेंट में AFC है, इंटरफोलिकुलर काउंट है। एंडोमेट्रियोमास की वजह से होता क्या है कि ओवेरियन रिजर्वायर रिड्यूस हो जाता है। अच्छा, अब फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन भी डिपेंड करता है कि पेशेंट की एज क्या है। अगर पेशेंट की एज 35 ईयर से कम है ना तो फिर आप सर्जरी से पहले फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन करें, उससे आपका लाइफ बर्थ रेट इम्प्रूव होता है। 72% तक होता है अगर आप फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन करेंगे, अगर आप नहीं करेंगे तो 52% तक है। तो स्ट्रॉन्गली रिकमेंड है कि जिन पेशेंट्स की एज 35 ईयर से कम है तो उनमें सिस्टेक्टमी से पहले आप फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन करें। आपने एटलीस्ट 10 to 15 oocyte फ्रीज़ करने हैं, ठीक है। लाइफ बर्थ रेट कितना इंप्रूव होता है? 40 to 70% तक इंप्रूव होता है।
अगर वो पेशेंट जिनकी एज 35 ईयर से ज़्यादा है तो उनमें ना इतना फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन करने का कोई इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, उसमें फिर आपने इंडिविजुअलाइज बेसिस पे डिसीजन लेना है। अगर हम देखें तो अगर आप फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन करेंगे तो 29% तक रिस्क है लाइव बर्थ का, और अगर हम ना करेंगे फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन तो 27.8% तक रेट है लाइव बर्थ का। ओके, तो इसमें ना आपने इंडिविजुअलाइज बेसिस पर डिसाइड करना है। किस तरह से आप कर सकते हैं, आप उस साइड क्रायो प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, आपने ओवेरियन स्टिमुलेशन देनी है और उसके बाद फिर आप उस साइड क्रायो प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप एम्ब्रियो क्रायो प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको डोनर स्पर्म चाहिए। और थर्ड ऑप्शन है कि अगर ओवेरियन स्टिमुलेशन आप नहीं कर सकते तो फिर आप ओवेरियन टिश्यू क्रायो प्रिजर्वेशन कर लें। ठीक है। अच्छा, जिन पेशेंट्स में ना फर्टिलिटी का कंसर्न है तो उसमें आप बेटर है कि अवॉइड करें, आप सिस्टेक्टमी ना करें, अनलेस अगर पेशेंट को सीवियर पेन है तो उसमें फिर आपने करनी पड़ेगी सिस्टेक्टमी, अदरवाइज़ आप सिस्टेक्टमी ना करें। ठीक है। अगर लार्ज सिस्टेम 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हैं, बायलेटरल हैं या रिपीट सर्जरी की हिस्ट्री है तो फिर उनमें आप 3 स्टेज एक्सीजन करें। फर्टिलिटी के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है ना सर्जिकल ऑप्शन, दैट इज़ द स्क्लेरोथेरेपी। ठीक है, इससे लाइव बर्थ रेट भी इम्प्रूव होता है 2.6% तक। अच्छा, पेरी ऑपरेटिव अगर आप डायनोगेज देंगे तो उससे होता क्या है कि जो सिस्ट की साइज़ है ना वो श्रिंक हो जाती है, तो फिर अगर आप रिमूव करेंगे तो उससे जो AMH है उसका रेट जो है वो इम्प्रूव होता है, AMH जो लेवल है वो इम्प्रूव होता है एज़ कम्पेयर टू दी अगर आप GnRH दें। ओके, तो यही है कि फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन आपने करनी है बिफोर डूइंग द सिस्टेक्टमी। और जब भी आप बायलेटरल स्टेज 3 या 4 डिसीज़ की सर्जरी करें ना तो उसमें भी आपने फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन पहले करनी है। ओके, और उसके अलावा आपने पोस्ट ऑप भी पेशेंट को मेडिकल ट्रीटमेंट देना है, मेडिकल सेपरेशन देनी है। आप GnRH एगोनिस्ट भी दे सकते हैं, आप उसको डायनोगेस्ट भी दे सकते हैं। फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन क्योंकि एक एक्सपेंसिव है तो आपने हर पेशेंट्स में नहीं करनी है, अपने इंडिविजुअलाइज बेसिस पर डिसाइड करनी है। सो दैट्स ऑल अबाउट एंडोमेट्रियोसिस।